चलो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? जी राज। नहीं, अभी तक किसी का अगर फाइनल सिलेक्शन हो तो, फाइनल मीन्स प्री ही क्वालिफाई हो तो मुझे बताया जाए। चलिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 24 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, रिलीज्ड बाय WIPO। अभिषेक गौतम, गुड इवनिंग। चलो, भारत की मुख्य जो अचीवमेंट्स क्या है इस रिपोर्ट में बताई गई है। सो इंडियाज की हाइलाइटेड्स क्या है, हाइलाइट्स क्या है? पेटेंट के मामले में अगर हम बात करें तो ग्लोबली ये 6th रैंक पे है। ये याद रखना, 6th रैंक पे है पेटेंट के मामले में, ग्लोबल लेवल पे। इसकी नंबरिंग आपको याद रखने की नो नीड है। ठीक है। ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क फाइलिंग में भी ग्लोबल रैंकिंग है इंडिया की 4th। और अगर एक्टिव, अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट एक्टिव रजिस्ट्रेशन ग्लोबली, तो ये है 2nd रैंक पे है। यानी अभी इंडिया जो भी अपने प्रोडक्ट को बना रहा है उसका प्रॉपर्टी राइट्स जो है, पेटेंट जो है, एक तरह का ट्रेडमार्क जो है, वो जो ले रहा है उस पर वो सेकंड है, सेकंड एक्टिवली है। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करें तो ये 10th रैंक पे है, 10th रैंक पे है। ठीक है। तो ये कुछ रैंकिंग है, इसको आप प्री के लिए रख लेना। ठीक है, कोई एक रैंकिंग यूपीएससी पूछ लेता है, और चूंकि आत्मनिर्भर भारत चल रहा है तो बिल्कुल डेफिनेटली ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पेटेंट वृद्धि में इसके फैक्टर्स क्या क्या है? ऑब्वियस है कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी रही होगी। ठीक है, जैसे कि 24 में ही इंडिया ने क्या किया, अपना पेटेंट जो रूल है उसमें अमेंडमेंट रूल्स जो है 24, उसको अमेंड किया है। अब एक इंडिया का एक अलग से ये देख लो, इसको थोड़ा सा डिटेल देखना है। ठीक है। नेशनल IPR पॉलिसी क्या रही है, ये इसकी क्या करना है, आप लोगों को डिटेल देखना है ये दोनों की। एक बार मुझे इंग्लिश में आप लोग भेज देना जो भी हो। ठीक है, मैं इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के अलग से दे दूंगा। होता क्या है कि बनाते वक्त में जब इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स को, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में नहीं आती है, बट टाइम टू टाइम ये आने लगती है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। चलो, चैलेंजेस इशू क्या है वो छोड़ दो आप। ठीक है, ये उसको डिटेल में करेंगे हम। अच्छा, ये प्लीज आप लोग आज मुझे शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है, इंग्लिश में। चलो, कैटेगरी, अच्छा, रेगुलेशन का जो जो पेटेंट है वो क्या है? पेटेंट जो दिया जा रहा है बेसिकली उसकी, उसका रेगुलेशन क्या है, कैसे रेगुलेशन ऑफ पेटेंट क्या होगा, कैटेगरी एंड डिटेल्स होगा। ग्लोबल फ्रेमवर्क में अगर आपको जाके किसी अपने प्रोडक्ट को, आपको पेटेंट राइट्स लेने हैं, तो WIPO है एंड ट्रिप्स, ये से गवर्न होता है। स्टैंडर्ड जो है कौन शो कर रहा है? WIPO एंड WTO का। ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है 94 का। जितने भी मेंबर्स हैं सेट अ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इसमें कुछ मतलब आप इसके ट्रीटी को, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी की बात करें हम, तो 70 का एक पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है, एक बुडापेस्ट है ट्रीटी है। बस इतना ही नाम आप याद रखना है। ये पेटेंट फाइलिंग को क्या करती है, थोड़ा सा एक्सेसिबल करती है, फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग। एंड बुडापेस्ट वाला जो है फोकस ऑन द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पेटेंट फाइलिंग। सूक्ष्म जीवों की, बुडापेस्ट जो है सूक्ष्म जीवों पे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, इन पेटेंट फाइलिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
इंडिया में जो स्टैंडर्ड, अगर इंडिया की फ्रेमवर्क की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज फ्रेमवर्क, सो द पेटेंट एक्ट जो है ये 1970 का है। इंडिया के पास अपना एक फ्रेमवर्क है, एक्ट है। अमेंडमेंट इसमें 2005 में हुआ था, ठीक है, जिसमें इंश्योर किया गया कि कंप्लायंस विद द WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट उसके क्या अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। यूपीपीसीएस का किसका किसका हुआ है मिसबा जी? चलो वो भी बताना। और सबके मार्क्स, जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनके मार्क्स साइट पे आ गया होगा। आप लोग अपने अपने मार्क्स मुझे पर्सनली शेयर कर देना, ग्रुप में नहीं, ठीक है। अब इसी को देखो, एक 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, एक और है उसके रूल्स में, पेटेंट्स का जो रूल है 2005 का, उसी में ही एक और अमेंडमेंट हुआ है 2024 में। तो वो अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली हमें वो उस पर फोकस करना है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि रूल्स में क्या क्या चेंजेस किए गए। ये अवेयरनेस का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो, ध्यान रखना एक्ट में नहीं है, ये रूल में है। जो जो अमेंडमेंट है, ये देख लो, पेटेंट संशोधन नियम जो है, यानी रूल की बात हो रही है, राइट। चलो, तो इसको थोड़ा सा आपको मुझे लिख के बता देना अलग से, कोई भी। जी मोहित जी। नहीं 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 नहीं, 2005 का। अरे यार, मैं वही तो समझा रहा हूँ ना, देखो मैं इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ आपको। एक्ट है 70 का, ठीक है। उसमें थोड़ा सा इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, यानी ये भी एक्ट है, बट एक्ट अलग चीज है। एक्ट के अंदर आएगा आपका रूल। अब इस रूल में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, वो नया अमेंडमेंट है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। चलो, क्लियर है मोहित? चलो, नेक्स्ट पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर है 2.0 आ गया है, ठीक है, पैन का, ठीक है। इसको अप्रूव किसने किया है? CCE, यानी कि इसको कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने क्या किया है, इसको अप्रूव किया है पैन 2.0 प्रोजेक्ट को, ठीक है। फ्री के लिए ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सो री इंजीनियरिंग टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विस यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर बेटर इफिशियंसी। थोड़ा सा एक बार जो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी उसको पुनः डिजाइन किया गया है ताकि और इफिशियंसी से काम हो सके, या फिर इफिशियंसी जो है फॉर बेटर एफिशिएंसी के लिए किया गया है। अपग्रेड किया गया इसको, इनहांस द करंट पैन जो था, पैन और टैन 1.0 था, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया विद एडवांस फीचर। अपग्रेड कर दिया गया, तो अभी आपके पास जितना भी पैन कार्ड वगैरह जो है वो सब अपग्रेड होना है, क्योंकि सबका पहले का है, मेरा भी है, तो ये सब अपग्रेड होना है, ठीक है। चलो, पैन का मतलब क्या है यार? तो ये 10 डिजिट का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, इशू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन इशू करता है इसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। 10 डिजिट का होगा, ठीक है। टू द लिंक ट्रांजेक्शन लाइक टैक्स पेमेंट, तो जो भी आप पेमेंट करते हैं उसके साथ ये जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप पैन से पता चल जाएगा कि आप कितना अमाउंट होल्ड कर रहे हैं, या कितना आपके अकाउंट में पैसा है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहीं भी आप करोगे वो सारा पैन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जहां भी आप अकाउंट खोलोगे वहां पैन नंबर जरूरी है। तो अकाउंट आपके डिफरेंट हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं, बट पैन तो पैन है, वो सिंगल ही रहने वाला है ना। चलो, तो उसको इशू एजेंसी कौन है? तो इशू एजेंसी है प्रोटियन। पहले ये NSDL होता था, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के थ्रू था। एक UTI इंफ्रास्ट्रक्चर था, UTI ITSL, ये दो एजेंसियां हैं, ठीक है।
तो एक आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया डिजिटल सिस्टम पे अक्रॉस स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। और इंश्योर डेटा जो कंसिस्टेंसी है ये भी अश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा। एंड प्रोवाइड अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल आपको मैंने बताया कहीं भी ट्रांजेक्शन करोगे पैन नंबर चाहिए होगा, पैन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब कुछ कैश निकाल के आप उसको यूज कर रहे हो, कैश को यूज कर रहे हो, तो कैश कहीं से विड्रॉल तो कर रहे हो, तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए अनअकाउंटेड मनी हमारे इंडिया में क्या है, जितने भी जो ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़े हुए हैं मैक्सिमम जो है, मैं कहूँगा ना 80%, ठीक है, वो पैन कार्ड तो है लेकिन वो अपने अकाउंट में पैसा ही नहीं रखते हैं, वो कैश में लेन देन करना ठीक रखते हैं। दिल्ली का चावड़ी बाजार हो, ऐसे बहुत सारे हैं, जावेद बाजार है मुंबई का, है ना, कोलकाता में भी है, सब में हर जगह है कैश, ताकि इनकम टैक्स के रेंज में ना आए, राइट। चलो, तो उसकी उसी के लिए थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल क्या है भाई, ये बेसिकली प्रोटोकॉल का एक प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को टैक्स इवेजन, जी बिल्कुल, टैक्स इवेजन भी कह सकते हैं, पैन में रिफ्लेक्ट करेगा, बट ठीक है, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। चलो, तो अप्रूव्ड ये जो यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है बेसिकली अप्रूव कौन कर रहा है, अप्रूवल अथॉरिटी कौन है इसकी, सीईए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो ग्रिड है उसको सस्टेबिलिटी की बात हो रही है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है, रिलायबिलिटी की बात हो रही है, एंड सिक्योरिटी फॉर द इंडियन ग्रिड, ठीक है। 2030 तक नेशनल ग्रिड को 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से क्या करना है, इनटू द नेशनल ग्रिड बाय 2000 सपोर्ट करना है इसको 2030 तक, बेसिकली सपोर्ट इंडिया टारगेट ऑफ इंटीग्रेटिंग 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। विजन अलाइनमेंट क्या होगा, अच्छा, स्कोप क्या होगा, स्कोप होगा बेसिकली कवर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल एंड हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट्स। उनकी भी जैसे कि अब एक लिमिट है थर्मल का या हाइड्रो का, जो जनरेटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है उनकी एक लिमिटेशन है, बट यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है ना, तो आप जितने भी चाहें इंस्टॉलेशन कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। अलग अलग सोर्सेज हैं, चाहे वो विंड हो, चाहे वो थर्मल हो, सॉरी, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी हो, ठीक है, उससे ये सपोर्ट कर देगा इसको, ऑब्वियस सी बात है। की फीचर्स क्या होगा, तो वही की फीचर्स में आप आइसोलेट फॉल्टी इक्विपमेंट को आइसोलेट करो, अलग करो, अवॉइड अनइंटेंडेड ऑपरेशन ऑफ द जो प्रोडक्शन सिस्टम है, अनियोजित संचालन को भी रोकना है, जो हुकिंग सिस्टम है वो रुक जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो, तो इंपॉर्टेंट यही है बेसिकली, ये तीन लाइन ही इंपॉर्टेंट थी इसमें। चलो, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी नया टॉपिक है हमारा, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया है, स्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1978, ठीक है, क्लियर है। कौन से मंत्रालय के, यानी कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। प्राइमरी रोल क्या होगा इसका, नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, सर्च भी करना, रेस्क्यू करना है, और मैरीटाइम जो पॉल्यूशन रिस्पॉन्स जो है उस पर रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। यानी समुद्री कानून को इंफोर्स करना, लागू करना, खोज और बचाव कार्य करना,
समुद्री प्रदूषण पर जो रिस्पांस देने के लिए सबसे कोऑर्डिनेशन करना। तो कोस्ट गार्ड का काम क्या है बेसिकली? मल्टी लेयर अगर हम बात करें तो बहुत स्तरीय समुद्री सुरक्षा कानून, चाहे वो ऑफशोर हो या फिर आपकी मेरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट है, ऑफशोर ऑफशोर सेफ्टी हो, लाइफ एंड जो प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हो, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो, मेरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो। ठीक है, इस सब पे काम करना इसकी जिम्मेदारी बनती है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, काम की चीज क्या है, ये कुछ इसकी जो एजेंसियां हैं, की इनिशिएटिव क्या है कि इंटर एजेंसी जो एक्सरसाइज है वो भी, ये इन्होंने जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया था उस कंडक्ट का नाम है सा, सारेक्स 2024 और सागर कवच। ये दो एक्सरसाइज ये कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी करेगा और एक डीजी लेवल का एक कमांडर कोस्टल कमांड जो है वो भी क्या किया गया है, डेजिग्नेटेड है देखने के लिए, एक डायरेक्टर बना दिया गया है। ठीक है, बस ये ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट था। हाँ, किसी का क्वेश्चन आया है? सर एक एक चार्ट फॉर्म सुनो, एक काम करो, वेरी गुड। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है राज कि बहुत सारे एजेंसी है और बहुत सारे अप्रूवल अथॉरिटी होता है, उसका एक चार्ट अलग से बना लो, यानी कि 2 पेज लगेगा मुश्किल से। ठीक है, जितने भी आपको देखने को मिलेगा उसमें कुछ बहुत सारी चीजें रिपीट भी होंगी। पूरे 1 ईयर का आप उठा के देख लो, उसको एक जगह कलेक्ट कर लो। एक बार आपके पास हैंड रिटन खुद का हो गया, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि यूपीएससी में एक स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है उनका कि कोई भी अगर प्रोग्राम या स्कीम लॉन्च की जा रही है तो उसके उससे रिलेटेड कोई कोई ना कोई तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए जो उसको उस स्कीम को रन कर रही है, गवर्न कर रही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, सो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई इसमें चारा नहीं है। चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसपा, ये फुल लेंथ में मैंने करवा रखा है पहले भी, यहां से न्यूज इन शॉर्ट होगा। ठीक है, चलिए, इसको आप लोग अपने बुक में मेंशन कर लेना। आसपास बता रखा है मैंने कई बार पूछा गया है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, बस छोटा सा है, उसको देख लो, नहीं तो एक लॉन्ग उसमें मैंने तो कई बार उसको करवाया भी है। इसका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है कि रिस्टोर ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया बाय एम्पावरिंग आर्म फोर्स टू असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था को बहाल करना, सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन में सहायता करने के लिए विशेष शक्तियां देना, यानी कि जो आपके जो आर्म फोर्स है, अगर कहीं पे अगर हमने कहा कि डिस्टर्ब एरिया अगर डिक्लेयर कर दिया है, कोई एरिया डिक्लेयर्ड है अशांत क्षेत्र, ध्यान से सुनो, आएगा मणिपुर और वो सब में लगा रहता है ना, नॉर्थ ईस्ट में। तो पहले तो हमें डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना होगा फर्स्ट। फिर जो आर्म फोर्सेज है वो हेल्प के लिए रहेगी, किसके लिए हेल्प, किसकी हेल्प के लिए? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनको असिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन कौन करेगा कि डिस्टर्ब एरिया है या नहीं है? तो डिक्लेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। अगर वो यूटीज में आ रहा है तो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे वो होंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों कर सकती हैं। क्लियर है? स्पेशल पावर जो है आर्म फोर्स को दे दी जाती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लोकल पुलिस से काम नहीं चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपको करना पड़ेगा। तो उनको ओपन फायर की बात हो रही है कि सार्वजनिक व्यवस्था को, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेनिंग
लॉ एंड ऑर्डर इफ नेसेसरी, ओपन फायर इफ नेसेसरी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, यदि आवश्यक हो तो गोली चला सकते हैं। अरेस्ट एंड सर्च भी कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको ड्रेकोनियन लॉ कहा जाता है, बट इट्स नॉट अ ड्रेकोनियन लॉ, इट्स अ, जहां पे रिक्वायरमेंट है, जिस जगह पे, जब आज आप स्टूडेंट है तो आपको लग रहा है कि ये ड्रेकोनियन लॉ है, हो सकता है, ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग आप ये समझिए, जिस दिन आप आईएएस बनोगे सबसे पहले आप इसी, अगर कोई ऐसे एरिया में आपकी पोस्टिंग हो रही है तो सबसे पहले कहोगे कि भैया मुझे आसपास चाहिए। ठीक है, चलो, इम्यूनिटी मिलती है कि भाई अगर आपने कहीं गोली चलाई है, ठीक है, तो थोड़ा सा इम्यूनिटी भी मिलना चाहिए। ये एप्लीकेबल इन द पार्ट ऑफ असम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ध्यान से समझिएगा, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी है, बट इम्यूनिटी इसको कहाँ मिली हुई है कि भाई आर्म फोर्सेस को पर्सनल आर इम्यून फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग अनलेस सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सशस्त्र बलों को, कर्मियों को, बलों के कर्मी हैं उनको कानूनी कार्रवाई से छूट मिलती है जब तक कि केंद्र सरकार इसकी अनुमति ना दे। यानी कि अगर मान लो सपोज, ऐसे समझो कि मैं एक आर्म फोर्स का एक फोर्सेस में हूं और मैंने बिना ऑर्डर के, बिना मुझे ऐसा लगा और मैंने गोली चला दी, किसी की डेथ हो गई, या फिर मैंने बिना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखते ही गोली मारना है, ऐसा नहीं होता है, बट कभी मुझसे गलती से चल गई, या फिर गलती से भी नहीं, मुझे ऐसा लगा ऐसा कि भाई सामने से कोई आ रहा है, वो टेररिस्ट हो सकता है या कोई नक्सलाइट हो सकता है, मुझे ऐसा इंटेंशन मेरा हुआ और मैंने लगा ओपन फायर कर दिया, तो इसके लिए मुझ पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको, ठीक है, सैंक्शन ना कर दे कि हाँ इस पे चलाओ आप मुकदमा। ठीक है, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत निकटतम, यानी जब भी आर्म फोर्सेस किसी को अरेस्ट करेगी तो सबसे पहले तुरंत, मैं देखो यहाँ तुरंत लिखा, बट इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी कि किस टाइम तक, तुरंत का मतलब वो हो सकता है वो 10 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं, यानी जैसे ही कस्टडी में आए उसको, जो भी उसका लोकल थाना है वहां पे आपको क्या करना है, सौंप देना है विदाउट डिले। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विदाउट डिले। बट इसमें कहीं टाइम मेंशन नहीं है, ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे लागू है। तो एप्लीकेबल है इन द पार्ट ऑफ असम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में तो थोड़ा सा स्पेशल लॉ फॉर जम्मू कश्मीर के लिए तो अलग है थोड़ा सा। ठीक है, 1990 से ही उसको, ये एक आसान क्षेत्र है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का चूंकि वायलेशन वगैरह होता रहता है वहां पे, ठीक है, तो ये डिस्टर्ब एरिया तो पहले 1990 से ही डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो कंसर्न है कि भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, अब्यूज, रेप एंड एक्सेसिव फोर्स, कई बार बहुत ज्यादा बल का दुरुपयोग हो जाता है, ऐसे आरोप लगते हैं। और ये आरोप मैं क्या कहूँ, कुछ हद तक सच्चाई है, ठीक है, लेकिन 90% या 95% तक ये फॉल्सिफिकेशन होता है। आप मुझे एक वो चोर बता दीजिए, थिफ है ना, जो रेड हैंड भी पकड़ा गया और उसने कभी कबूल किया हो। चलो आप खुद को ही अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, आप कितना भी कभी किसी बात के लिए झूठ बोलते हो, फिर आप उसको सच बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर जोर लगा देते हो, भले कि सब कुछ सामने है, होता है ना, सबके साथ है। अब पेट दर्द नहीं भी है तो पेट दर्द है उसके लिए हम झूठी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेके चले जाते हैं, जस्टिफिकेशन होना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई देख ना ले, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तो वही यहाँ भी वही चीज होती है। इसीलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। कई बार तो जो हमारे फोर्सेस पे ये एक एलिगेशन लगाया गया कि भाई मास रेप हुआ है पूरे गांव का, एक मुझे एक वाकया याद आता है, एक इंसिडेंट था कि जम्मू कश्मीर में पूरे गांव में जितनी भी 9 साल से लेकर 50 साल तक की जो औरत है सबका रेप हुआ है, और ये गूगल कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, पूरे गांव का रेप हुआ है। ठीक है, और इस पे कश्मीर बहुत दिन तक बंद रहा।
मजे की बात यह वहां पे एक कबूतर भी पर नहीं मारने गया था, बस एक ऐसे ही उड़ा देनी होती है हवा। ठीक है। सो ये सब चीजें होती हैं जब आप लोग फोर्स में जाइएगा। अगर आईपीएस ऑप्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जमीनी हकीकत क्या है। ठीक है। दूर से बैठ के देखने में, हाँ व्हाट्सअप, हाँ हाँ, सारा ज्ञान तो आजकल व्हाट्सअप पे ही है ना, व्हाट्सअप न्यूज। चलो ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक चिंता है। मैंने एक्सेप्ट, मैंने पहले भी इसको एक्सेप्ट किया है कि भाई 5% हो सकता है कि मान सकते हैं कि डिफरेंट कोर्स में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। ठीक है। तो जाति नहीं हुई है, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता। बट जिस तरह के जो ना एलिगेशन लगते हैं, वो बहुत ही पथेटिक वाहियात है वो, है ना। जो आरोप जो एलिगेशन भी लगाते हैं उन पर भी थोड़ा सा मुझे दया आती है। चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि भाई, इसने गाइडलाइन भी दी है नागा पीपल्स मूवमेंट केस में 97 में, कि विशेष परिस्थिति हो अगर, ठीक है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हो, तो लिमिटेड पावर टू कॉज डेथ अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, यानी, या फिर आप ये समझिए कि विशेष परिस्थिति में ही बल का प्रयोग, एक्सेसिव फोर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ डेथ की जगह पे लिमिटेड पावर टू टू कॉज स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, डेथ वहां पे कट कर देना। ठीक है। अतिरिक्त न्यायिक हत्या मामला, यानी कि जुडिशियल से हटकर अगर आपने किसी को शूट कर दिया है, तो ये एक्स्ट्रा जो जुडिशियल किलिंग केस या एग्जीक्यूशन केस है, एक आया था 16 में। इसमें भी कहा गया कि जांच से छूट नहीं है अगर आपने बिना किसी वारंट के, बिना किसी के अरेस्ट के, बिना किसी, जैसे कि अभी 2-3 साल पहले की बात है, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल कमांडो फोर्स थे, सब पारा एसएफ के लोग थे, और उन्होंने मजदूर को आते हुए देखा और उनको ऐसा लगा कि ये लोग, क्योंकि सब कंबल ओढ़े हुए थे, तो उनको लगा और उन्होंने फायर कर दिया, ओपन फायर, फायर खोला, और जो लेबर क्लास थी वहां की, वहां वो उनकी डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई। ऐसा उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। ठीक है। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसको एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन के रूप में लेंगे इसको, आपको इसमें, इस मामले में जांच से छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। तो जहां जो सच सच है सो सच है। ठीक है। परिस्थिति अगर आपके साथ भी ऐसा हो, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए, तो आप भी वही करोगे। इसके लिए कुछ कमेटी वगैरह भी बनी है। बी बीपी जीवन रेड्डी कमेटी है, 2004, इसने सिफारिश की थी। संतोष हेगड़े की कमेटी बनी 30 में, इसने भी रिव्यू करने की बात कही थी कि हर 6 मंथ में आप इसको रिव्यू कीजिए जहां भी ये एप्लीकेबल है। और न्यायमूर्ति यानी जस्टिस वर्मा कमेटी तो 2013 का है, कि एक एडवोकेट एडवोकेटेड रेगुलर क्रिमिनल लॉ है फॉर सेक्सुअल वायलेंस केस इन्वॉल्विंग आर्म फोर्स। अगर आर्म फोर्स का नाम अगर किसी सेक्सुअल वायलेंस में आता है, तो डेफिनेटली फिर तो मामला बनता है। तो ये तो पहले से ही चल रहा है। कोई भी आम अगर एलिगेशन लग रहा है कि भाई सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, तो मैं भी इसके पक्ष में हूं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। किसी को गोली मारना और किसी का रेप, ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज है। ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को। ये पूरा प्री के लिए करके जाइएगा, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि आसपास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ये पूरा टॉपिक ही प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इस शॉर्ट में आपका हो जाएगा काम, इससे इतना से हो जाना चाहिए। चलो। अडेप्टिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। ठीक है। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, ये क्या बला है भाई? तो एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, इट्स अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच वेयर डिफेंस सिस्टम कंटिन्यूअसली इवॉल्व टू इफेक्टिवली काउंटर इमरजेंसी थ्रेट।
एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसमें रक्षा प्रणालियां लगातार उसको डेवलप किया ये डेवलप के प्रोसेस में रहेगा, ताकि डे टू डे के जो चैलेंजेस है उसका इफेक्टिव तरीके से क्या करना चाहिए, आप उसको मुकाबला कर सकें, काउंटर कर सकें, राइट। तो एक ये इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस, अभी इसको फिलहाल छोड़ देना, ये मेंस का पॉइंट होगा, इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। हाँ, बहुत प्यारा सा टॉपिक आ गया है। आप में से किसी के साथ हुआ तो बताइएगा। एसेट, अच्छा, कहाँ है भाई, डिजिटल अरेस्ट, बहुत अभी लाइमलाइट में है ना। ऑनलाइन धोखाधड़ी को ये बेसिकली दिखाता है क्या, इट शोज डिजिटल अरेस्ट रिफर्स टू ऑनलाइन स्कैम, जहां पर ठग जो है, जो स्कैमर होते हैं, सीबीआई, पुलिस, ईडी में लॉ इन्फोर्समेंट के वीडियो कॉल करके, ठीक है, झूठे आरोप का आरोप लगाते हैं और उनसे धन उगाही करते हैं। जी बिल्कुल। नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, आपके साथ भी हो गया है, आपको पता नहीं चला। चलिए। हाँ, बट ऑनलाइन नहीं हुआ है ना। चलिए, ठीक। एक्सटेंस, तो ये बेसिकली बताया गया कि कब बहुत सारे, जनवरी टू अप्रैल में अगर देख ले तो 120 करोड़ का स्कैम हुआ है, लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं, है ना। और ये धोखाधड़ी का जो सोर्स अगर आप देखोगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया से ये ऑपरेट होते हैं बेसिकली। पाकिस्तान से भी हो रहे हैं यार, मैंने तो पाकिस्तान का भी देख रखा है, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्सेंट ही अलग है, उन्हें पता ही नहीं है। मैं कहूंगा कि बहुत भोले लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता, मतलब पकड़ना चाहो ठीक है, मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मैं इसको देख सकता हूँ, बट बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि भाई सामने कोई यूनिफॉर्म में है तो सही होगा। चलो, तो इट इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रहा है ये, लैक ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी अवेयरनेस, ठीक है। और यूज ऑफ जो एडवांस जो टेक्निक है, लाइक एआई जनरेटेड वॉइस है, प्रोफेशनल लोगोज हैं, स्टिमुलेटेड जो वीडियो कॉल्स वगैरह है, ये सब तकनीक का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन देखो यहां से, बस एक इंपॉर्टेंट चीज यही थी जिसको मैंने आपको प्री में कर अंडरलाइन करवा दिया, ठीक है। अब काम की चीज यहां से आती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इस साइबर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है, 1 4 C है ना, सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंडर में आएगा ये। उसने एक ये किया है, स्टैब्लिश किया है सेटअप को, साइबर फ्रॉड जो मिटिगेशन है, मिटिगेशन सेंटर, CFMC, बैंक से या फिर आपका पेमेंट एग्रीगेटर्स हो या फिर टेलीकॉम प्रोवाइडर को, टू कॉम्बैट कॉम्बैट साइबर फ्रॉड के लिए मिलकर ये काम करता है, ठीक है। तीनों को से मिलकर काम करेगा, ऑब्वियस है यार कि बैंक से पैसा ना कटे, अगर बड़ा अमाउंट है तो उसको थोड़ा सा 5,000 10,000 का कोई अमाउंट अगर है, ऐसे तो नहीं है, लेकिन ब्लॉक उसको सेपरेटली किया जा सकता है। ब्लॉकिंग इंटरनेशनल जो स्नूफ कॉल्स होते हैं उसको ब्लॉक करने का काम, मेरे पास तो कम से कम 20 कॉल आ चुके हैं अब तक, ठीक है। वो 611 से या फिर 67 से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते रहते हैं। चलो, तो एक ब्लॉक करने का भी सिस्टम है, ठीक है। अब तो ब्लॉक हो भी रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते भी है तो मुझे पता भी नहीं चलता है, बट वो कॉल तो आ गया, बट मिस कॉल में पड़ा रहेगा वो। समन्वय एक प्लेटफॉर्म है, समन्वय प्लेटफॉर्म टू, ये एनालिटिक्स बेस्ड सिस्टम है टू स्टडी इन जो इंटरस्टेट लिंकिंग ऑफ क्राइम, लिंकेज ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम, ठीक है। एक समन्वय प्लेटफॉर्म, इसको भी याद रख सकते हो, थोड़ा सा समन्वय प्लेटफॉर्म बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, नेशनल
जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, जो ऑनलाइन आप अपनी शिकायत को क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टू पब्लिक टू रिपोर्ट साइबर क्राइम। अगर कुछ साइबर क्राइम आपके साथ अगेंस्ट हुआ है तो आप उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन ही कर सकते हो। एक ये हो गया। और सर्ट इन एडवाइजरी भी जारी करती है, डेट मतलब कई बार कि कॉलर आइडेंटिटी की बात हो, ठीक है, उसको वेरीफाई किया जाए, व्यक्तिगत डेटा शेयर ना हो, ठीक है, अनजान एप्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने ना करने की सिफारिश है ना। ठीक है, क्योंकि देखो पूरी तरह से इसको रोकना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, चलो, तो इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको करवा दिया। आ जाओ यार, एसेट्स रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क, एशिया पैसिफिक है ये बेसिकली। ये क्या है? एसेट को रिकवरी करने वाली इंटर एजेंसी नेटवर्क। अब कोई एसेट है मेरा, जो जैसे विजय माल्या का एसेट इंडिया में तो है बट लंदन में भी है, तो क्या लंदन में हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं एसेट को? हम अगर यहाँ कोई धोखाधड़ी हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो क्या हम उसको रिकवरी की जा सकती है? ठीक है, इस तरह का एक एशिया पैसिफिक नेटवर्क बनाया गया है। ठीक है, जो ईडी द्वारा इसको उसको रन किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ स्ट्रीम सॉरी स्टेमिंग कमिटी ऑफ ARIN-AP। उस कमिटी का ये इंडिया अब हिस्सा भी है। ठीक है, इंडिया ने इसकी 26 में इसकी अध्यक्षता भी ग्रहण करेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा, प्रेसिडेंसी मिलेगी इंडिया को। ठीक है, और इसकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है 26 में होनी है, तो इसीलिए इंडिया उस वक्त इसकी मेजबानी भी कर लेगा, होस्ट भी कर लेगा। इस ईडी इसका यानी अगर ये एक इंटरनेशनल ARIN जो है आपका, ये क्या है? ये आपका एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसका पार्ट इंडिया भी है। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है ईडी। मोहित कुमार, क्लियर है? ठीक है, तो ये एशिया पैसिफिक में कोई भी अगर क्राइम कमिट हो रहा है, वो संपत्ति यानी उसकी एसेट को, मल्टी एजेंसी नेटवर्क है वर्किंग टू कॉम्बैट प्रोसीड ऑफ क्राइम इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो अपराध से प्राप्त अगर कोई संपत्ति की वसूली करनी है, उसके लिए ये नेटवर्क काम करेगी। अभी तक आप देखोगे कि हमने माल्या का लंदन वाला घर कब को अटैच नहीं किया है, हमने उसको कब्जे में, अपने कब्जे में नहीं ले पाए। तो अब ये एजेंसी से थोड़ा सा कुछ कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाएगा। ठीक है, ARIN जो है AP वैश्विक स्वर्ण नेटवर्क का हिस्सा है। ये कार इन जो है कैम्ब्रियन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क है। ये एक तरह का बेसिकली क्या है, ये इट्स अ इनफॉर्मल नेटवर्क है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक नेटवर्क है ये, कोई गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ लॉ है, इन्फोर्समेंट एंड जुडिशियल एक्सपर्ट स्पेशलाइजिंग इन एसेट ट्रेसिंग, फ्रीजिंग, सीज एंड कॉन्फिस्केशन। ठीक है, ये यानी फ्रीज करना हो, जब्त करना हो, जबकि ये संपत्ति की वसूली करने में ये लोग विशेषज्ञता रखते हैं। वो एक पूरी टीम है, एक्सपर्टीज है इसमें। बट ये अनऑफिशियल है, अनऑफिशियल बोलो या फिर इनफॉर्मल है, इन अनऑफिशियल नहीं, इनफॉर्मल। तो इसके जो अगर जुडिशरी या मेंबर की बात करें तो जुडिक्शन में मेंबर्स तो 28, दे आर 28 मेंबर्स। और इनकी जुडिशरी जो है, कुछ ऑब्जर्वर भी हैं इसमें, 9 ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो 28 का मतलब इंडिया इसका पार्ट है। ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, एक नया है, लोगों का ध्यान कम जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ। चलो, भारत की चौथी
परमाणु पनडुब्बी, ठीक है। चौथी, यानी फोर्थ जो है, इंडिया फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है कि भाई इंडिया के पास आ गई है SSBN की, जिसे S4 कहा जा रहा है। ये लॉन्च हुआ था, इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्वियस है। अभी चौथा मतलब कि थर्ड, तीन तक तो हो ही गया। आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघाट है, S3। एक 2 SSB है, एक नाम छूट रहा है यहाँ पे, एक मिनट, एक नाम और होना चाहिए ना। ये 2 SSBN, एक ये है, एक आईएनएस अरिहंत है, और एक आईएनएस अरिघात है। ये छूट गया है, आप इसको लिख लीजिए, हिंदी मीडियम, ठीक है। सी ट्रायल्स की बात करें तो इसका तीसरा परीक्षण से, ये अभी भी ट्रायल से ही गुजर रही है, अंडरगोइंग सी ट्रायल, ठीक है। फीचर क्या होगा इसका? 75% जो है ये स्वदेशी है, यानी कि इंडिजीनियस कंटेंट है इसमें। इक्विप्ड K4 बैलिस्टिक मिसाइल इसमें लगा हुआ से ये लैस होगा, और रेंज होगी 3500 किलोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए ये जरूरी था हमारे लिए। और सिर्फ 6 कंट्री ही ऐसे हैं, ओनली फ्यू कंट्रीज ऑपरेट SSBNs, जैसे US है, रशिया है, चाइना है, UK है, फ्रांस है, एंड इंडिया है, फ्री, ठीक है। क्लियर है? छोटा सा काम की चीज इतनी काफी है। जी मिसबा जी, सर थर्ड इज नॉट लेफ्ट, देयर इज रिटन सी सेकंड एंड थर्ड लाइन। एक सेकंड, ओके, सेकंड एंड थर्ड लाइन। हाँ, तो SSBN जो है ये अभी अरिगमान, अच्छा, चलिए माय मिस्टेक, अरिघात नहीं, अरिगमान, अरिगमान है वो भाई। ये अभी परीक्षण से गुजर रही है, ठीक है। अभी चलिए, इसीलिए इसका नाम नहीं लिखा गया ये, इसको हटा दीजिएगा। फर्स्ट अरिहंत, अरिघाट सेकंड, हाँ थर्ड वाला जो है ये आपका, इसका भी ट्रायल चल रहा है, और फोर्थ हो गया आपका S4 जिसको कह रहे हैं अभी हम, ठीक है। चौथी है मिसबा जी, अब क्लियर है? चलो, ठीक। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, वेरी गुड। हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की, कौन है भाई? DRDO ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? एक लंबी दूरी का, ठीक है, 1500 किलोमीटर का है। इससे पहले अगर इंडिया से पहले बात करें तो US, रशिया एंड चाइना के पास में ही था, ये टेक्नोलॉजी थी। इंडिया ने अपना कर लिया है। तो की टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटेड है, ये हाइपरसोनिक जो है बेसिकली एरोडायनामिक्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है, स्टेबल एंड कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। स्क्रैमजेट प्रपोल्शन का यूज किया गया है इसमें, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होगी? कम से कम मैक 5, यानी आवाज की गति से 5 टाइम्स ये ज्यादा स्पीड से चलेगा, ठीक है। और इसको इंटरसेप्ट करना और डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। फीचर ये हो गया आपका। अदर्स, इंडिया अदर मिसाइल सिस्टम जो है, जैसे आकाश है, ब्रह्मोस है, ठीक है, नाग है, अस्त्र है, एंड अग्नि है। तो ये एडवांस में अभी इंडक्ट हुआ है। आकाश एंड ब्रह्मोस तो इंडक्ट हो चुका है ऑलरेडी, और जो एडवांस स्टेज ऑफ इंडक्शन अभी चल रहा है कि इंडक्ट हो जाएगा, वो नाग है, अस्त्र है, एंड अग्नि है, ठीक है। हाइपरसोनिक में अग्नि 1 to 5 है, लेकिन ये हाइपरसोनिक की बात हो रही है, ठीक है, उसकी स्पीड अप की बात हो रही है। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ये अग्नि 1 to 5 ये वो नहीं है, उसको अब और स्पीड अप करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। चलो, उसकी स्पीड को
थोड़ा सा इन्हांस करना है, ठीक है। चलो, हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक, ठीक है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM, DRDO की ये लैंड टू लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ये भी बना लिया गया है, ठीक है। अभी डेवलप किया इंडिया ने, 1000 किलोमीटर का है रेंज इसका। ये मिसाइल को मोबाइल यानी ग्राउंड आप लॉन्च इससे भी कर सकते हैं, मोबाइल ग्राउंड से लॉन्च भी कर सकते हैं, शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एकदम रट लेना है, सब कुछ चीजें हैं जो एकदम रट्टाफिकेशन होना चाहिए, एग्जामिनेशन में देखते साथ ही टिक लग जाए, ठीक है। तो लॉन्ग अगर कैपेबल है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जो स्ट्राइक है ऑन स्ट्रैटेजिक टारगेट फ्रॉम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, दूर से ही आप अटैक कर सको, ठीक है। और कैन एग्जीक्यूट वेरियस जो मनोवर्स, यानी कि ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाइयों पे और गति पर उड़ान भरते हुए विविध गतिशीलता प्राप्त करने में सक्षम है। गतिशीलता में यानी कि एल्टीट्यूड में भी अलग अलग एल्टीट्यूड में अलग अलग स्पीड में ये उड़ सकता है, जाके अटैक करेगा, ठीक है। DRDO ने बनाया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। चलो, जितना मैं ये सब दे रहा हूँ ये सब तो आपको फ्री में मिल जाएगा, मतलब PCS में तो 100% मिलेगा, IS में 50 दे रहा हूँ तो शायद 2 या 1 आ जाए, बट PCS में ये 3-4 आ जाएगा आराम से, ठीक है। पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसको ये एक्सरसाइज हुआ है, 1 मिनट। एयर डिफेंस सिस्टम ना, पैंस्टिर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने रशिया के कोऑपरेशन से क्या किया है, एक समझौता किया है बेसिकली। रोसोबोड नेक्स्ट पोर्ट, ठीक है, ये उनका नाम है, ठीक है। रशिया के साथ हुआ, बस ये याद रखना, एक डिफेंस सिस्टम है ये। पैंसिल S1 एक मोबाइल शॉर्ट रेंज, ध्यान रखना, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे S4 हम लोग ने 400 देखा था ना, इसराइल का डोम है, थार्ड है अमेरिका का, है ना, उसी तरह का है ये, जिसमें मिसाइल और गन इससे कैपेबल होगा, ये कैपेबिलिटीज इसकी होगी, इक्विप होगा ये पूरा सिस्टम। एयर डिफेंस के लिए होगा, फॉर स्मॉल मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज में रहेगा, ठीक है। छोटे सैन्य या औद्योगिक या प्रशासनिक ठिकानों के लिए हवाई सुरक्षा में भी, आप मान लीजिए कि ये एक हमारा एक ऑफिस है या फिर कोई मिलिट्री एक बेस है, तो उसके आसपास आप लगा दो और उसके बाद कोई भी बाई एयर जो आएगा उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह की जो गन जो बेसिकली है, कैपेबिलिटीज तो हमने बाद में देख ली, ठीक है। तो निश्चित देखो, ये क्रूज मिसाइल हो या फिर बहुत पिन पॉइंटेड, अगर एक्यूरेसी की बात करें, प्रिसाइज वेपन है ये, हम लोग से ये अटैक से ये रक्षा कर देगा, ठीक है। जर्मनी प्लान्स टू डिप्लॉय, इसराइल इसराइली का एरो 3 है, मिसाइल इंटर सिस्टम को तैनात करने की योजना बना रहा है जर्मनी 25 तक। तो एरो 3 किसका है ये याद रखना, ये लाइन क्यों निकल के आई। एरो 3 ये किसका सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसराइल का। जर्मनी इसको अपने एरिया में लगाने की बात को मतलब वो कर रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक है। अंतरिक्ष अभ्यास भी देख लेते हैं भाई। अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक है, 24 का है। बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं आना चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं। ये भारत का, इंडिया का पहला अंतरिक्ष अभ्यास था, ठीक है। एक्सरसाइज था, इंडिया फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज था, दिल्ली से हुआ। DSA जो है ये इसको क्या कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका सिक्योर नेशनल स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव्स इन स्पेस एंड इंटीग्रेटेड इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज इन मिलिट्री ऑपरेशन, उसको एकीकृत करना है। ठीक है। अंतरिक्ष के बारे में बात करें तो हम, तो ये इसका फंक्शन क्या होगा बेसिकली, टू प्रिवेंट थ्रेट टू स्पेस जो एसेट है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बेस्ड जैमिंग साइबर, ठीक है। इम्प्लीमेंट काउंटर मेजर्स फॉर स्पेस सिक्योरिटी, अंतरिक्ष संपत्तियों को, अगर मान लीजिए आपका कोई सैटेलाइट है तो सैटेलाइट को खतरा हो सकता है कोई दूसरा गिरा ना दे अटैक करके, कहाँ पे, स्पेस में। तो उसके लिए जैमिंग वगैरह जो है, साइबर अटैक से, ये काइनेटिक एनर्जी वगैरह से आपके जो जो एसेट है, जो भी एसेट है आपके स्पेस में, स्पेस एसेट्स, उसको ये बचाने का काम करेगा। यार एक सैटेलाइट करोड़ों रुपए का आता है ना, और कम्युनिकेशन अगर टूट गया तो फिर और भी दिक्कत है ना, इसीलिए जरूरी है। तो टाइम टू टाइम कई बार जो साइबर अटैक हो जाता है, एंटी सैटेलाइट हथियार वगैरह जो है, ये सब क्या है, इसके मिलिट्री थ्रेट्स हैं। आने वाला टाइम में यही तो होना है, किसी भी देश को अगर घुटनों पे लाना है 2 घंटे में, तो उसके जितने भी एसेट्स आपके जो स्पेस में है उसको खत्म कर दो, उस पर अटैक करो, सब कुछ घुटने पे आ जाएंगे भाई, अगर ऐसा हो गया तो। प्लस, अच्छा एक और चीज है, स्पेस वॉर। स्पेस वॉर तो ठीक है, बट आपके एसेट को अगर खत्म किया जाए, जैसे कि बहुत अगर एक दुश्मन की तरह मैं सोचूं, ठीक है ना, एक एनिमी की तरह, तो इंडिया में जितने भी बड़े बड़े डैम हैं, उसको अगर हमने, मतलब एक दुश्मन की तरह, अगर एनिमी हूं, अगर मैं हूं इंडिया का, जो कि नहीं हूं, पहले समझ लो, है ना, तो सबसे पहले मैं कहाँ पे अटैक करूंगा, बड़े बड़े डैम्स में। डैम्स में गया तो आसपास का एरिया फ्लडेड हो जाएगा, आपको मिलिट्री चाहिए वहां के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ रहे हो, तो आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। और एक बड़ा डैम को डिस्ट्रॉय करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि कल को आप रिपेयर कर लोगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अब इसका भी एक एडवांस वर्जन आ गया कि भाई ये तो मिसाइल मारेंगे, आएगा तो पता चल जाएगा, मेरा नाम रिवील हो जाएगा, तो यानी किसी कंट्री का नाम रिवील हो जाएगा, तो चलो फिर वो इंडिया भी अटैक करेगा, क्यों ना साइबर अटैक किया जाए, अपने घर में बैठो बैठे अटैक कर दो, है ना, काला जादू टाइप। हाँ, ये वही काला जादू है। ठीक है। चलो, तो इसका नॉन मिलिट्री जो थ्रेट है वो भी है, साइबर डिब्रीज वगैरह जो है, जो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, वो भी थ्रेट है हमारे लिए। अंतरिक्ष मलबा है, रेडिएशन है, ये भी एक है। ठीक है। तो ये कम से कम ये जो आपका प्रोग्राम है, ये जो आपका अंतरिक्ष अभ्यास है, ये वही चीज देखेगा कि आपको साइबर अटैक से बचाओ, एंटी सैटेलाइट जो हथियार वगैरह है, ठीक है, डी ऑर्बिटिंग हमले वगैरह जो है, इस सब से बचाना जरूरी है। आपके सैटेलाइट विफल हो सकते हैं अगर कोई ऐसी अनकंट्रोल, अगर कोई इवेंट हो गया, कोई स्पेस डिब्री आके टकरा गई आपके सैटेलाइट से, ये भी हो सकता है ना। तो आपको पूरा सर्विलांस में लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, रिकॉग्नाइज, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वेपन डिप्लॉयमेंट वगैरह होना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया का चैलेंज यही सब है बेसिकली। इसको आप छोड़ सकते हैं, बस इतना ही करना है आपको थोड़ा सा, बाकी चीजें तो ये आपको प्री के लिए काम नहीं आने वाला भी, फिलहाल तो नहीं। ये भी मतलब एग्जैक्टली आ जाए ऐसा नहीं है, बट फर्स्ट चूंकि ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, कि चूंकि फर्स्ट अंतरिक्ष अभ्यास है, एक्सरसाइज है ये इंडिया का, सो दैट्स वाई ये आ सकता है क्योंकि फर्स्ट है। तो एक थोड़ा सा ब्रशअप कर दिया मैंने। चलो।
समाचार में कुछ एक्सरसाइज भी है, वो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज इन न्यूज, ठीक है। महासागर, अब देखो ये थोड़ा सा पीसीएस के लिए भी रहेगा और आईएएस के लिए भी रहेगा। पीसीएस प्लस आईएएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, ये महासागर वाला जो अभ्यास है मेरे टाइम, ये इसका थर्ड एडिशन था 2023 में। ये हर 2 साल पे एक बार किया जाता है। बायएनुअल इनिशिएटेड लॉन्च इन 2023 टू एनहांस कोऑपरेशन अमंग इंडियन, जो हिंद महासागर क्षेत्र है इसका ऑब्जेक्ट, उसमें कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बिल्डअप करना है, ठीक है। तो इंडिया भी उसमें होगा ऑब्वियस है यार, है ना। बांग्लादेश, कोमोरोस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मारुतीज, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया, ठीक है। ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया की यार, इंडिया की तो है ही, तो ये इंडिया भी रहेगा इसमें, ठीक है। चलो, तो प्रतिभागी देश तो ये हो गया, हमने देख लिए। गरुड़ शक्ति, ये एक देख लेना। एक है गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति सबको पता है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, जकार्ता में हुआ, ये होना है एक्सरसाइज, ठीक है। विनवैक्स, विनवैक्स जो है वियतनाम के साथ है, ठीक है, हरियाणा में हुआ है, बस ये देख लेना। सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। सारेक्स जो है आपका, ये 11th है, ये समुद्री खोज और बचाव के लिए, तो ये कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ये चलाया जा रहा है, सिम्बैक्स। सारेक्स हो गया, सिम्बैक्स हो गया, अच्छा, सारेक्स हो गया। पूर्वी प्रहार, ठीक है, ये भी ठीक है, इसको आप चूंकि इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों का कॉम्बैक्ट है, ठीक है। हिल एरिया में इसको पूर्वी प्रहार के लिए किया गया, ये भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वाला है, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा इसमें। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बाय द इंडियन आर्मी, इट्स एम टू एनहांस जॉइंट कॉम्बैट ऑपरेशन ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन माउंटेनिंग टेरेन, ठीक है। चलो, एक है ऑस्ट्रा हिंद, तो ये ऑस्ट्रा हिंद में ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी भारत हो गया, ये पुणे में हुआ है, ठीक है। चलो, अभी पुणे में हुआ मतलब इंडिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, ठीक है। संयुक्त विमोचन 2024, संयुक्त विमोचन 2024, ये इंडियन आर्मी का है, कंडक्ट मल्टीलैटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है डिजास्टर को लेकर एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है इन गुजरात। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। कहाँ पे हुआ है भाई? गुजरात में हुआ है। 9 मित्र देशों ने, जो फ्रेंडली जो कंट्री थी, उन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एक है सी विजिल, सी विजिल क्या है? ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो, सी विजिल नहीं पूछेगा भाई, इतना सफिशिएंट है। क्लियर है? चलो, और कुछ बच रहा है हमारा? हम्म। चलो, ऑपरेशन सागर मंथन, आज का लास्ट ऑपरेशन सागर मंथन। आराम आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि और भी चीजें करनी है आप लोगों को आज का, वो भी लगेगा। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, ये एनसीबी ने, जो इंडियन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इन्होंने सीज किया है 700 किलोग्राम मेथा मॉफ्टाइम, मेफ मेथामॉफ्टामाइन, मेथामॉफ्टामाइन 700 किलोग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? तो एक नशे की लत है बेसिकली, स्टिमुलेट करेगा बॉडी को, हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है ये, दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसी को बेसिकली क्या हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी जो ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था पकड़ने के लिए। टारगेट था ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू मैरीटाइम रूट में, ठीक है। तो थ्रेट था काउंटर
द थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, to achieve the vision of नशा मुक्त भारत, ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047, ये इसका लक्ष्य है, उसके तहत चलाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट, तो मेफ्टामाइन क्या है? इट्स अ हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट है, ड्रग है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। एनवायरनमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बाकी चीजें भी करनी है आप लोगों को जी। कल कोई क्लास नहीं है, कल की क्लास नहीं, अभी फिलहाल चूंकि और भी चीजें तैयार करनी है भाई, तो टाइम तो इसी से निकालना होगा ना। ठीक है, हाँ अब आप लोग बताइए, कुछ लोग अभी भी गायब हैं, आरती जी गायब हैं, शिवांगी जी गायब हैं, डिम्पल जी गायब हैं, और वैभव तो गायब ही रहते हैं खैर। तो आप लोग थोड़ा सा, हाँ क्लास मंडे को होगी जी, क्लास मंडे को होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, भगवान उनका ही भला करे कि जो लोग गायब रह रहे हैं। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।